नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ पद्मजा जोशी। तो 15 नवंबर को श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर हैदरपुरा में आखिर हुआ क्या था? घाटी में 3 आम नागरिकों और एक पाकिस्तानी आतंकी की हत्या को राजनीतिक दलों ने फेक एनकाउंटर बता दिया था। उपराज्यपाल ने इसके फौरन बाद मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दिए थे और अब 1 महीने बाद टाइम्स नाउ नवभारत के पास जांच की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिससे ये साफ हो गया है कि एनकाउंटर को फेक यानी कि नकली बताकर सुरक्षा बलों को बदनाम करने की साजिश की गई। टाइम्स नाउ नवभारत के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो फेक एनकाउंटर के झूठ को पूरी तरह बेनकाब करती है। इसमें चश्मदीदों के बयान भी हैं जिनकी पहचान हमने छुपाई है। चश्मदीदों ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने 3 लोगों को बिना किसी दबाव के खुद उस घर के अंदर जाते हुए देखा था। चश्मदीदों के मुताबिक पहली गोली भी बिल्डिंग के अंदर से चली थी जहां आतंकी छिपा हुआ था, यानी कि जो पहली गोली चली थी वो सुरक्षा बलों ने नहीं, वो आतंकवादी ने इन सिविलियंस को मारी थी। सुरक्षा बलों ने फिर जवाबी फायरिंग की थी। सुरक्षा बल, और यह बहुत जरूरी है जानना कि सुरक्षा बल ग्राउंड फ्लोर पर इस घर के इकलौते दरवाजे के बाहर मौजूद थे। तो वहीं इस फायरिंग में मारे गए नागरिकों के शव पहली और दूसरी मंजिल पर मिले। सोचिए, सुरक्षा बल जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने सिविलियंस को मार दिया, वो तो ग्राउंड फ्लोर पे थे और जो लोग मारे गए वो पहली और दूसरी मंजिल पे थे। इसीलिए सवाल उठता है कि इन तीनों की हत्या किसने की? हां, पाकिस्तानी आतंकी को सुरक्षा बलों ने मारा जब वो दरवाजे के जरिए भागने की कोशिश कर रहा था, पर जो पहले और दूसरे माले पर लोग मारे गए उनको किसने गोली मारी? इस सवाल का जवाब बेहद आसान है। अगर आप राजनीति को छोड़ दे तो जवाब तो बेहद आसान है। मुदस्सिर गुल जो कि पहली मंजिल पर किराएदार थे, उनकी हत्या पाकिस्तानी आतंकी ने की जो दूसरी मंजिल पर छुपा हुआ था। उनका शव बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर बनी परछत्ती से मिला जहां सुरक्षा बलों के लिए पहुंचना नामुमकिन था क्योंकि वो तो ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हुए थे। अल्ताफ अहमद भट्ट और आमिर मागरे क्रॉस फायरिंग में मारे गए, लेकिन इस बीच आमिर मागरे से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सच भी सामने आए हैं। आपको याद दिला दे कि आमिर मागरे, पहले आपको समझा दूं आमिर मागरे हैं कौन। आमिर मागरे जो इस बिल्डिंग में पहले फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा था, उसके केयर टेकर थे। वो 24 घंटे वहीं पे रहते थे, सोते भी उसी फर्स्ट फ्लोर पे थे। आतंकियों के लिए ही आमिर मागरे काम कर रहा था। उसकी मौत को लेकर के राजनीति की गई थी कि वो मासूम सिविलियन था, उसको क्यों मारा गया। वो आतंकवादी को सेकेंड फ्लोर पे छुपा रहा था और उसी ने आतंकी को बिल्डिंग में इतने दिनों तक पनाह दी थी। मागरे उसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर रहता था। उसकी जानकारी के बिना इस आतंकवादी का दूसरी मंजिल तक पहुंचना और वहां पर छुपे रहना नामुमकिन था। पाकिस्तानी आतंकी और मागरे दोनों ही बांदीपुरा के थे, जिसका सच भी जांच रिपोर्ट में सामने आया है। तो क्या इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इस तरीके की राजनीति सुरक्षा बलों के ऊपर और देश की सुरक्षा के ऊपर और किसी भी एनकाउंटर को नकली बताने की राजनीति खत्म हो जाएगी? सुनिए। उनको जब इसकी रिपोर्ट मिली वहां पर वो पहुंचे और उनको ये पता चला कि वहां पर एक फॉरेन मिलिटेंट है। इसकी हमने पहले ही डिमांड की थी कि ये जो इंक्वायरी है ये इसकी जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, लेकिन वो बात तो नहीं मानी इन्होंने। तो खुद ही ये मुंसिफ हैं, खुद ही इनके गवाह हैं, तो पता था कि जो रिपोर्ट आएगी तो कहीं ना कहीं वो इनके ही हिमायत में आएगी। तो हम इस रिपोर्ट को जो है, इस एसआईटी की रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करते हैं और ये डिमांड हम करते हैं कि जल्द से जल्द जो है कि जुडिशियल प्रोब उठाई जाए, ताकि क्योंकि यहाँ पे एक इस चीज़ से, ऐसे मामला से जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है और जम्मू कश्मीर में अवाम में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक जो गैप इससे पैदा होता है, कहीं ना कहीं उसको ब्रिज करने की जरूरत है। जल्द से जल्द हमारी डिमांड है कि आप इसमें जुडिशियल प्रोब उठाइए। So there are so many loopholes in this whole, botched up investigation. This is the justice that has been meted out to Kashmiri. Anyone who had any semblance or an iota of hope left in the democratic and judicial process feels very saddened today. Very saddened. This is heartbreaking. You kill Kashmiris. There is mayhem all around, and no one claims the dead.
तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस एनकाउंटर की बात करते हैं, आपको मैं यह समझा दूं कि इस एनकाउंटर में किस किस की मौत हुई थी और फिर उन चारों के बारे में रिपोर्ट में क्या पता चला है वो मैं आपको समझाऊंगी। इन नामों को याद रखिएगा। सबसे पहला नाम है अल्ताफ अहमद भट्ट का। ये उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं जिसके अंदर पूरा एनकाउंटर हुआ था। ये इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पे अपना बिजनेस चलाते थे। अब पहला जो फ्लोर था उन्होंने मुदस्सिर गुल को दे रखा था। वो वहां पर एक कंस्ट्रक्शन, वो थे तो पेशे से और उनकी पढ़ाई भी डॉक्टर की थी, पर वो पहले मंजिल पर किराएदार थे और वहां पर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चलाते थे। अल्ताफ भट्ट, मुदस्सिर गुल। तीसरा शख्स है आमिर मागरे। ये आमिर मागरे गुल के ऑफिस का केयरटेकर था, यानी कि वहां पे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चलता था। 24 घंटे आमिर मागरे वहीं उसी फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, तो किसी का भी पहली मंजिल से दूसरी मंजिल जाना आना नामुमकिन था आमिर मागरे की जानकारी के बिना। और चौथा आदमी था पाकिस्तानी आतंकी। इसी के बारे में जानकारी मिलने के बाद जो सुरक्षा बल थे उन्होंने इस घर को घेरा था, पूरी तरीके से खाली किया था और फिर पूरा एनकाउंटर शुरू हुआ था। ये पाकिस्तानी आतंकी सबसे ऊपर जो दूसरी मंजिल थी उसमें एक परछत्ती बनी हुई थी, उसके अंदर छुपा हुआ था। आइए अब मैं आपको बताती हूं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या पता चला है। जो चश्मदीद हैं उन्होंने इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया है, यह पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है। तो चश्मदीदों की जुबानी आपको बताते हैं हैदरपुरा के एनकाउंटर की पूरी कहानी। पूरा मामला शुरू हुआ 5 बजे, शाम के 5 बजे पूरी बिल्डिंग को ऑपरेशन शुरू होने से पहले खाली करवाया गया। यह ऐसा आई विटनेस स्टेटमेंट है। सुरक्षा बलों ने फिर मुदस्सिर और आमिर, कौन है मुदस्सिर और आमिर? जो पहले माले पर अपना बिजनेस चलाते थे और उसके केयरटेकर थे, दोनों को वहां बुलाया। क्यों बुलाया उनको? उनको यह कहा गया कि भाई ये दूसरी मंजिल पे जो कमरा बंद पड़ा है उसकी चाबी किसके पास है? आप अगर पहली मंजिल पे रहते हैं तो आपको पता होगा ना कि दूसरी मंजिल पे कौन है, इसकी चाबी लेके आइए। उन दोनों को बुलाया गया। अभी ग्राफिक को रोके, मैं समझाती हूं इसके क्या हो रहा है। उसके बाद जो बिल्डिंग के ओनर हैं अल्ताफ भट्ट, उनको भी बुलाया गया। उनसे कहा क्या आपके पास चाबी है? उनको भी बुलाया गया। शाम के 6 बजे तीनों आदमी, ऐसा चश्मदीदों ने बताया है, शाम के 6 बजे तीनों आदमी गुल, मागरे और अल्ताफ उस घर के अंदर घुसे। लोगों ने उनको अंदर जाते हुए देखा। उनसे बोला गया आप अंदर जाकर के जरा ये दरवाजा खोल करके आइए। 6:15 बजे तीनों बाहर नहीं आए और उसी के फौरन बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी। 6:15 बजे बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया। आसपास रहने वाले लोगों ने वो अनाउंसमेंट सुना। जो लाउड हेलर है उस पर जो एसओजी की टीम थी, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट किया, कहा आप तीनों बाहर आइए, आप कहां हैं? अचानक गोली की आवाज अंदर से सुनाई दी और उसी के फौरन बाद जो सुरक्षा बल ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद थे उन्होंने जवाबी फायरिंग की। बस 15 से 20 मिनट का यह वक्त था जब लोग अंदर गए और उसके बाद बाहर नहीं आए तो गोलीबारी शुरू हुई। अब मैं आपको बताती हूं फिर क्या हुआ, इस पे ध्यान दीजिए। रात के 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में 3 शव पहुंचे, पर ये जो 3 शव थे, अब सोचिए आप, एनकाउंटर चल रहा है, 3 लोग अंदर गए हैं, 3 सिविलियंस, एक है टेनेंट, एक है केयरटेकर अल्ताफ, मुदस्सिर और आमिर मागरे। जो 3 शव पहुंचे पुलिस कंट्रोल रूम में, उसमें मुदस्सिर गुल का शव था ही नहीं। अल्ताफ भट्ट थे, आमिर मागरे था और एक तीसरा आदमी। यह तीसरा आदमी कौन था? यह तीसरा आदमी एक पाकिस्तानी आतंकी था जो कि उस बंद कमरे में, जो दूसरे माले पे बंद कमरा था, उसके अंदर मौजूद था। रात के 12 बजे आखिरकार मुदस्सिर गुल का शव सुरक्षा बलों को मिला और वो तब मिला जब उन्होंने पूरी बिल्डिंग की छानबीन की। उन्होंने स्निफर डॉग्स को भेजा, उन्होंने बकायदा ड्रोन ऊपर भेजे, क्योंकि आमिर मागरे और अल्ताफ भट्ट के शव दूसरे माले पर दरवाजे के पास, सीढ़ी के पास मिले। ढूंढ करके भी मुदस्सिर गुल के शव को नहीं ढूंढ पाए। 3 घंटे तक जब
पूरा सर्च ऑपरेशन जारी रहा तो दूसरे माले के बंद पड़े कमरे में उनकी बॉडी मिली। उनको किसने मारा? यह सवाल जब भी कोई इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बोलता है, यही सवाल जनता को उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि किसकी गोली से मुदस्सिर गुल की हत्या हुई, इसी जवाब से सारे एनकाउंटर का सच, जो कि इस एसआईटी की रिपोर्ट में कैद है, सामने आ जाएगा। डॉक्टर निर्मल सिंह पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे कॉलीग प्रदीप भट्ट भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सैफुद्दीन सोज सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इफरात जान नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो भी हमारे साथ है। प्रदीप, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ये पूरी एसआईटी की रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, पर उसके बावजूद कई लोग हैं जो कि भ्रम फैलाने में अभी भी जुटे हुए हैं जम्मू कश्मीर। पुलिस इसके बारे में क्या कर रही है? देखिए पद्मजा, बड़े अफसोस की बात है, जब एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर के बाद एकदम सवालिया निशान उठा देते हैं, और ये वो लोग सवालिया निशान उठाते हैं जो उस एनकाउंटर साइट पे थे नहीं। तो उनसे कोई सवाल पूछे, क्या मुर्दे उनको बताने आए थे कि ये फेक एनकाउंटर है? और जब कल सिट की रिपोर्ट आती है, बड़ा साइंटिफिक तरीके से ये सिट रिपोर्ट बनी गई है, और इसमें देखिए विटनेसेस 20 से ज्यादा से बात की है, सीसीटीवी फुटेज है उनके पास इनफैक्ट जो मैसेजेस उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू भेजे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उनके पास है, कॉल रिकॉर्ड है, सब कुछ डिटेल है। उसके बावजूद भी फिर से सवालिया निशान उठाने हैं। सवाल उनसे यही पूछा जा रहा है, सिट के लोग ही उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। जब मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी 18 तारीख को, उन्होंने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कहा था कि किसी भी लोग को किसी भी किस्म की कोई एविडेंस है तो आप वो सामने आए, तो जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, जो ऑर्नामेंटल एनकाउंटर वो ऑपरेशन रिपोर्ट बता रहे हैं या उसे क्लीन चिट बता रहे हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं सिट को अप्रोच किया या मैजिस्ट्रेट के पास क्यों नहीं गए कोई अपना एविडेंस लेके? और दूसरी चीज, आपने बिल्कुल बहुत ही सही, आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। जो ये मुदस्सिर गुल था, मुदस्सिर गुल और अल्ताफ ने पहले कहा कि कोई भी अंदर नहीं है। जब ये ऊपर जाते हैं, मुदस्सिर गुल पहली मंजिल में था। मुदस्सिर गुल का क्या काम था एटिक में जाना और दूसरी मंजिल में जाना? वो इसलिए गया क्योंकि उसे मालूम था यहाँ पाकिस्तानी छुपा हुआ है। ये मुदस्सिर गुल वही था जो इस आतंकवादी को श्रीनगर में एक जगह से दूसरी जगह पे घुमाता था। और उस दिन भी सीसीटीवी में देखा गया कि जब जामा लाटा एनकाउंटर हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया था, उसके बाद जब वो आए थे तो वो इस कमरे में छुपे थे। उसके साथ आमिर मागरे भी था, और आमिर मागरे ने एनकाउंटर से एक दिन पहले टेलीग्राम के थ्रू फोटो भेजा अपने दोस्त को, हाथ में उसके पिस्तौल थी, तो सिविलियन पिस्तौल लेके क्या कर रहा था। और अब मुदस्सिर गुल जब मारा गया है तो ये सवाल जब ये पूरी राजनीति की जाती है प्रदीप, तो सामने नहीं लाए जाते हैं, क्योंकि जो आउटकम जिसको कहते हैं, जो नैरेटिव है, वो पहले ही उसको बनाने की कोशिश की जा चुकी है। अब आपको एक बार फिर से उस घर का एक मॉडल मैं दिखाती हूं और मॉडल के जरिए समझाती हूं कि उस दिन बिल्डिंग के अंदर कौन कौन था, कहां था और वहां हो क्या रहा था। तो एनकाउंटर शुरू होने से पहले 5 बजे ये जो बिल्डिंग है इसको पूरी तरीके से खाली कराया गया, जैसे मैंने आपको बताया। फिर 6 बजे 3 लोगों को वहां पर बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप इसके जरा जो दूसरे माले पे 2 कमरों पे ताला लगा हुआ है उनको खोलिए। इसी चाबी को और अपने चश्मे को ढूंढने के लिए तीनों लोग अंदर गए, और उस बीच में पहली मंजिल की पूरी तलाशी कर ली गई। जो सुरक्षा बल थे वो नीचे आ गए, वो ग्राउंड फ्लोर पर आकर के। अब इस बिल्डिंग के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है, इसमें एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है। पूरी बिल्डिंग में एक ही एंट्रेंस, यानी कि अगर किसी को बाहर भी भागना होगा तो आगे वाले दरवाजे से ही उसको भागना होगा। वहां पर सुरक्षा बल खड़े हो गए। बिल्डिंग की इकलौती एंट्री और एग्जिट यही है। 3 लोग अंदर गए, वो दूसरे माले पे गए। सबसे ऊपर वाला कमरा जो कि बंद पड़ा था, वहां पर मुदस्सिर गुल का शव मिला रात के 12 बजे, और अल्ताफ भट्ट और आमिर मागरे दोनों, उनका शव पाया गया पहली मंजिल के जो दरवाजा था, जो एंट्री था, उसके पास। ऐसे ये पूरा एनकाउंटर किया गया। और इससे अगर एक चीज निकल करके सामने आती है कि अगर किसी ने इन लोगों को, इन मासूम लोगों को, एक मासूम आदमी को
ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया तो वो ये पाकिस्तानी आतंकी था जिसको आमिर मागरे ने ही इस घर के सेकंड फ्लोर पर पनाह दी थी। और सैफुद्दीन सोज साहब, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यहां पर मानवाधिकार हनन किसने किया है? क्या सुरक्षा बलों ने किया है या उस आतंकवादी ने किया है जिसने मुदस्सिर गुल को दूसरे माले पे मारा और अल्ताफ भट्ट को पहले माले पर मारा? सैफुद्दीन सोज साहब। देखिए, मुझे ये जो आप जैसे कि आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ रही हैं उसी तरीके से आप डिटेल्स बता रही हैं। मेरा सिर्फ एक इम्प्रेशन है, जो अल्ताफ जो जिनको मारा गया वहाँ, तो उसकी फैमिली को भी कुछ कहना होगा। मसलन उनको जब ये तो प्रेस में भी आ गया है, यहाँ एक कश्मीर वाला एक मेरा जो ग्रुप है वो भी काम करते हैं, कुछ तफसील प्रेस में भी आ गई है। मसलन उनको यहाँ से पकड़ के हंदवारा ले गए, जब उसको देखा गया वहाँ तो वो तो मर गए थे, लेकिन उनके सर में जैसे कि किसी आले से मारा गया था। तो ये सारा मंजर यहाँ के लोगों को भी पता है। आतंकवाद अलग चीज़ है और ह्यूमन राइट्स अलग चीज़ है। आपको दोनों पहलुओं में जाना चाहिए। सर ये बताइए, मैं आपसे सैफुद्दीन सोज साहब, मैं आपसे बस एक छोटी सी चीज पूछना चाहती हूँ। आमिर मागरे, सर मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहती हूँ। आमिर मागरे वहां पर 24 घंटा रहता था, आप अभी भी मानते हैं कि वो मासूम आदमी था? उसकी जानकारी के बिना ये आतंकवादी ऊपर गया कैसे? कौन? नहीं, आप आमिर मागरे जो केयरटेकर है, आप उसको मासूम मानते हैं? सर मासूम कहा गया, आप खुद ही, मुझे कैसे मानता हूं? मुझे कहां पता है? ये आप खुद ही बताती जाती जा रहे हैं, नाम लेते हैं। मुझे नामों की तफसील क्या पता है? मैं ये कहता हूं जिस फैमिली से अल्ताफ अहमद थे उनको भी पूछना चाहिए। मसलन अगर उनको हंदवारा पकड़ के ले गए, उनके सर में जो चोटें आ गई थी आले से, ये देखना चाहिए कि कैसे उनको हंदवारा लिया गया, फिर उनके साथ क्या किया गया, और उस फैमिली को सीसीटीवी भी दिखाना चाहिए, ताकि ये प्रेस में और दूसरी चैनल्स में आया है। यहाँ वो फैमिली कहते हैं सीसीटीवी हमको दिखाओ। सर आप सर यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर हम जो बता रहे हैं सैफुद्दीन सोज साहब, ये सब आई विटनेस अकाउंट्स वहां पर दर्ज हैं। जो आप कह रहे हैं कि उनको ले जाया गया या उनको प्रताड़ित किया गया, आई विटनेसेस बोल रहे हैं कि 3 लोग स्वेच्छा से, यानी कि वॉलंटरीली घर के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उस फैमिली के जो लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनको भी आप कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे भी पूछिए, उनको भी इस सिलसिले में कुछ कहना होगा। सर मैं आपसे सिर्फ मैं जाहिर सी बात है, हम फैमिली के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। फैमिली बिरीव्ड है, जाहिर सी बात है, वो उनका कुछ एक नैरेटिव है। मैं सिर्फ फैक्ट्स पे आपसे पूछ रही हूं। जो केयरटेकर था, जिसको अभी तक ये बोला गया है, क्योंकि अभी तक सर एक सेकंड, कांग्रेस पीडीपी एनसी ने बोला है कि 3 मासूम सिविलियंस को मारा गया। मैं एक आदमी के बारे में स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आमिर मागरे जो केयरटेकर था वो मासूम सिविलियन था? देखिए आप, चूंकि आप चैनल हैं, अवामी रुतबा है आपको, इसलिए आपके साथ एग्री किया कि मैं बोलूँगा, मगर ये जो तफसील आप बताते हैं, मुझे कहाँ मालूम है क्या हुआ था वहाँ। मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ, फैमिली को भी मौका देना चाहिए, वो भी अपनी बात कहेंगे, और सीसीटीवी कैमरा भी पर दिखाना चाहिए क्या हुआ था। वो तो आज के ज़माने में सबूत के तौर पेश किया जाता है। ये है जी। प्रदीप दत्ता आपको कुछ इसमें जानकारी जोड़ना चाहते हैं, फिर डॉक्टर निर्मल सिंह आपके पास आऊंगी मैं। जी आप देखिए पद्मजा, सैफुद्दीन सोज साहब ने बिल्कुल सही कहा। उन्हें क्या जानकारी है, कौन वहां था,
यही सवाल पैदा होता है। जो लोग शोर मचा रहे हैं, सवालिया निशान उठा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती से पूछिए क्या आप वहां थी? नहीं थी। सैफुद्दीन सोज साहब आप वहां थे? नहीं थे। उमर अब्दुल्ला से पूछिए आप वहां थे? नहीं थे। सजाद गनी लोन आप वहां थे? नहीं थे। अगर आप लोग वहां नहीं थे, आपको तफसील नहीं पता, तो फिर आपको कैसे पता चल गया फेक एनकाउंटर? क्या मुर्दे उठकर आए थे बताने के लिए? नहीं। आप लोगों को एक आदत होगी है फेक नैरेटिव चलाने की, हमारे फौजियों को बदनाम करने की, जो एक अच्छी चीज नहीं है। वही फौजी जो आपको 24 घंटे 365 दिन सुरक्षा मुहैया कराते हैं, उन्हीं का नाम लेके सैफुद्दीन सोज साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है, वो किस बिना पर बोल रहे हैं सर? मैं सुनिए, देखिए एक बात है, ये जो लोग बोल रहे हैं फेक एनकाउंटर है, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस के बता रहे हैं कि ये फेक था, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा और फैमिली की बात भी सुननी चाहिए। जब हंदवारा ले जाया गया, उसका सर जो है, सर किसको हंदवारा ले जाया गया? किस आले से मारा गया था? सर किसको हंदवारा ले जाया गया? सुने मेरे, उसी को किसको सर? अल्ताफ अहमद को। पर सर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ब्लंट फोर्स इंजरी है ही नहीं। एक बात है, उनकी बुलेट इंजरी से मौत हुई है। सुनिए एक बात है, अच्छा मेरी बात भी सुनिए। अगर आपको पुलिस को तो अपना वर्जन देना पड़ेगा, और पुलिस का वर्जन पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेक्ट मानेंगे, तब मैं आपको कहूंगा ह्यूमन। सर पुलिस की ये कोई वर्जन नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, भी देखना चाहिए। नहीं, जो भी है, फैमिली को भी कुछ हक है बोलने का। डॉक्टर निर्मल सिंह, किस पे भरोसा करें? एक फैमिली को, एक परिवार को जिनके घर का अकेला कमाने वाला छिन गया, या पुलिस को? सुनिए, देखिए पद्मजा जी, उस घर में एक जर्नलिस्ट है साइमा भट्ट, उससे पूछिए, उसी घर में है। सर हम सिर्फ तथ्यों पर जा रहे हैं, हम किसी की कही और सुनी पर नहीं जा सकते, हम सिर्फ तथ्यों पर जा सकते हैं। हम आपको तथ्य दिखा रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर आई विटनेसेस अकाउंट्स दिखा रहे हैं। हम किसी के भी कहे पर नहीं जा सकते। पर डॉक्टर निर्मल सिंह को जवाब देने दीजिए। डॉक्टर निर्मल सिंह, परिवार की क्यों ना सुने? हाँ पद्मजा जी, एक तो मैं बात कहूंगा कि सैफुद्दीन सोज हम सब एक व्यक्ति हैं जो इसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे। हाँ, उनका मानना है कि हाँ, क्योंकि परिवार को उसको पता लगना चाहिए कि ये क्या सही स्टोरी क्या है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है, और अगर किसी ने गलती की होगी तो उस पर सजा दी जाएगी। आज तक सजाएं मिली हैं। अगर कहीं गलती भी हुई है, जब फेक इनकाउंटर्स हुए हैं, तो पुलिस वालों को भी सजाएं मिली हैं, और आर्मी के भी कई लोगों के ऊपर कोर्ट मार्शल हुए हैं। यह भारत है, रूल ऑफ लॉ होता है। दही बात दूसरी कि यहां पर जो इस प्रकार का नैरेटिव चलाने वाले, शुरू से उनका यही जो है उनकी स्ट्रैटेजी है कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म, अलगाववाद के खिलाफ लड़ने के जो इंडियन स्टेट, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ की सरकार जो भी करती है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। और क्योंकि कश्मीर के एक ऐसी जगह है यहां पर र्यूमर्स के ऊपर बातें चलती हैं, और लोग ये जो समझ के मानने लगते हैं कि हाँ ये सच कह रहे होंगे, लेकिन वो पुरानी बात थी। आज जम्मू कश्मीर के लोग ये मानते हैं कि ये जो नेता हैं, ये नेता जो हैं, ये भारत राष्ट्र को, भारत मतलब इंडियन स्टेट को, सिक्योरिटी फोर्सेस को कमजोर कर रहे हैं। कि इस प्रकार की बात करते हुए वसीम बारी, हमारा बांडीपुर का जो हमारा जिला प्रधान था, जो कश्मीरी था, उसके मारने में इसी टेररिस्ट का हाथ था। बिल्कुल, और जिन लोगों को इनोसेंट सिविलियंस बुलाया जा रहा है, जो लोग ये आमिर मागरे जैसे लोग हैं, वो इस टेररिस्ट के साथ बांदीपुरा में घूमते हुए पाए गए थे। दोनों एक ही जगह से हैं, उनकी ऐसी तस्वीरें हमारे पास हैं। बारी को इन्होंने मारा है। बिल्कुल। और इफ्रा जान, मैं आपके पास आऊंगी, मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना है, पर ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर। आमिर मागरे जैसे लोगों को, जिनको मासूम बताया जा रहा है, जिनके एनकाउंटर को फेक बताया जा रहा है, क्या है उनकी असलियत, हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा।
इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव पर। जो एनकाउंटर हुआ हैदरपुरा में, उसका पूरा सच क्या है? 3 लोग जिनकी मौत हुई थी उस एनकाउंटर में, 3 सिविलियंस, उनको मासूम बता करके बार बार राजनीति की जा रही है घाटी में। अब आपको दिखा रहे हैं कि जो 3 में से एक मारा गया था आमिर मागरे, उसके पहले टेरर कनेक्शंस के बारे में हमने आपको बताया है। अब देखिए उस आदमी की तस्वीर। उसी सुबह आमिर ने खुद अपने फोन से ये तस्वीर अपनी भेजी थी एक दोस्त को, टेलीग्राम के जरिए उसने अपनी तस्वीर, और देखिए उसके हाथों में पिस्टल। अगर ये एक मासूम सिविलियन था तो आमिर मागरे को ये पिस्टल कैसे मिली, कहां से मिली, कौन था आमिर मागरे? क्या ये पिस्टल वही पिस्टल है जो कि वो आतंकी दूसरे फ्लोर में लेकर के बैठा हुआ था? तो मासूम सिविलियन आमिर मागरे की असलियत अब आपके सामने है। ये तस्वीर को मैं आपको विस्तार से समझाती हूं कि इस तस्वीर में क्या क्या दिख रहा है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शक्ल है आमिर मागरे की। यहां देखिए आप, हाथ में पिस्तौल। ये तस्वीर मिली कहां से है? ये तस्वीर एनकाउंटर की सुबह आमिर मागरे ने अपने फोन से अपने दोस्त को भेजी, टेलीग्राम जो कि व्हाट्सएप जैसा एक SMS सर्विस है, ये उसने भेजी खुद अपने फोन से। अब दोस्त का फोन पुलिस ने सीज किया है, उस दोस्त का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, और अब वही दोस्त, आमिर मागरे का ही दोस्त, एक सरकारी गवाह है। निर्मल सिंह और इफ्रा जान दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्रा जान, बताइए कि नवंबर में जब ये एनकाउंटर हुआ था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने कहा था कि तीनों मारे गए लोग मासूम हैं। ये बताइए कि एक मासूम के हाथ में ये पिस्टल क्या है? तथा कथित मासूम के हाथ में ये पिस्टल किधर से आई? तो अगर आप इसका नवंबर 16 का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगी, वहां पे पुलिस ने खुद कहा है कि ये लोग सिविलियंस थे और क्रॉस फायर में मारे गए। उसके बाद अलग अलग बयान आते गए, जहां पुलिस के अपने बयान करीबन 4 बार चेंज हो चुके हैं, और आज जो ये रिपोर्ट आई है इसमें कुछ और ही बयान आए हैं। तो ये इफ्रा जान या नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP नहीं कह रही है। आप अगर डेटा निकालेंगे आप देखेंगे इनसे जो आज, मैडम आप पुलिस को छोड़ दीजिए ना, मैं आपको नवंबर का बयान सुनाती हूँ जहां आप पुलिस के बयान की बात कर रही हैं। मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान सुनाऊंगी जहां आपने कहा कि तीनों लोग मासूम थे। मैम आप अपनी बात नहीं कह सकती ना, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैम आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। आप बिल्कुल बोलिए, पर मुद्दे पर तो बोलिए। तो क्यों नहीं बोल रही है? मुद्दे पर तो बोलिए। मुझे बोलने दीजिए, अगर नहीं बोलने दीजिए, मुद्दे पे तो बोलिए। क्यों लग रहा है आपको? बोल रही हूँ, डर क्यों लग रहा है? मुझे डर इसलिए लग रहा है इफ्रा जी, मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आतंकवादियों को इस तरीके से क्लीन चिट दी जाएगी तो मुझे ही नहीं हर किसी को डरना चाहिए। सीधा सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये तथाकथित मासूम के हाथ में पिस्टल किधर से आई? देखिए, पहली बात तो अगर ये जो फोटोग्राफ है ये सच्ची है, मुझे नहीं पता ये कैसी फोटोग्राफ है, तो इसको आप जुडिशली आप इसका प्रूव, अगर पुलिस का बयान, पुलिस के ये सारे जो ये एविडेंस पुलिस प्रेजेंट कर रही है, अगर ये सभी कहानी और इनकी ये रिपोर्ट सच्ची है, तो पुलिस को जुडिशियल इंक्वायरी से डर क्यों लग रहा है? तो आप लोगों के पास, जब आप कह रही हैं वो टेररिस्ट है, आपके पास तो टाइम्स नाउ ने माशाल्लाह पूरी इंक्वायरी कर ली है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक प्रॉपर इंक्वायरी, जहां पे जज इस इंक्वायरी को पे पूरा उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, उस जुडिशियल इंक्वायरी। मैम हमने कोई इंक्वायरी नहीं की है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके बेसिस पे हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो इंक्वायरी रिपोर्ट हमने पढ़ी है। डॉक्टर निर्मल सिंह, पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट है, तो पुलिस ने ये पिक्चर बना थोड़ी ना दी। पद्मजा जी, डॉक्टर निर्मल सिंह को अभी इन्होंने बोलने, मुझे बोलने दीजिए। मुझे बताइए, मैं इफ्रा को पूछना चाहूंगा कि पुलिस का पूरा केस जो है अदालत में जाएगा, अदालत सारे प्रूफ देखेगी, तो जुडिशियल सब कुछ देखेगी। अगर जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है, उसकी भी इंक्वायरी जो है पुलिस के द्वारा ही होती है, क्योंकि टेक्निकल जो एक्सपर्टीज रहती है वो पुलिस के पास रहती है। बिल्कुल भी तो इसलिए ये जो है ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं।
ये Why पहले are you दिन scared उमर of a अब्दुल्ला judicial को inquiry? महबूबा Judicial मुफ्ती inquiry को क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? महबूबा मुफ्ती को कैसे Judicial मालूम पड़ा? inquiry क्यों नहीं कर रहे हैं महबूबा आप लोग? मुफ्ती को Judicial उमर inquiry क्यों अब्दुल्ला नहीं कर रहे डॉक्टर हैं आप फारूक लोग? अब्दुल्ला को कैसे Judicial मालूम inquiry पड़ा? तो क्यों ये नहीं कर रहे हैं जो है आप लोग? मासूम है, ये Judicial कैसे inquiry इन्होंने क्यों चिट्ठी नहीं लगा भेजी? रहे हैं? ये Judicial सिर्फ inquiry झूठ से क्यों डर बांटते रहे हैं हैं, आप लोग? ये झूठ Judicial का inquiry से पुलिंदा क्यों है। डर रहे हैं आप लोग? ये जो है इनका एक ही Judicial काम inquiry है से क्यों डर कि रहे हैं? जम्मू कश्मीर में Judicial अलगाववाद inquiry से क्यों डर रहे हैं उग्रवाद के खिलाफ जो लड़ाई है inquiry उसको क्यों नहीं कमजोर हो रही कैसे है? किया जाए। ये पाकिस्तान का नाम कभी नहीं लेंगे, inquiry से क्यों डर रहे हैं पाकिस्तान आप? टेररिस्ट का नाम कभी नहीं Judicial लेंगे। inquiry से क्यों डर इनका रहे हैं आप? एक ही काम है कि इस लड़ाई को कमजोर कैसे किया जाए। Judicial inquiry से फारूक क्यों अब्दुल्ला डर रहे हैं आप? रहमतुल्लाह वहाँ मौजूद है क्या? Judicial inquiry से क्यों भाग रहे हैं आप? इफ्रा जी, ये पहला वाकया नहीं है। कैसे ही इतने केसेस हुए हैं जहां पर जुडिशियल इंक्वायरी की गई है, आपने उस पर भी सवाल उठाए हैं। एसआईटी बनती है, आप उस पर भी सवाल उठाते हैं। पर सुरक्षा बलों को कातिल कहने से पहले ना आप किसी इंक्वायरी का इंतजार करते हैं, ना किसी सबूत का, ना किसी रिपोर्ट का, पर तस्वीरें बोलती हैं। और इन तस्वीरों से हैदरपुरा के बारे में क्या सच सामने आ रहा है, ये दर्शक बेहतर जान रहे हैं। अभी हमसे जुड़ने के लिए इफ्रा जाट, डॉक्टर निर्मल सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी कई ऐसे बड़े खुलासे हैं जो कि हैदरपुरा के बारे में आप देखेंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर। सीएम योगी, अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर मथुरा वृंदावन का मुद्दा गरमा दिया। उन्होंने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण पर लोगों की राय मांगी। इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का जिक्र किया और फिर कहा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप लोग खुश है ना। इस पर जब लोगों की ओर से हां में जवाब आया तो सुनिए उन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में क्या कहा। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। तो आज योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का जिक्र किया, उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम का जिक्र किया और उसके बाद कहा मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पहले केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि भव्य मंदिर बनेगा, आज योगी जी कह रहे हैं कि मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, इसका क्या मतलब निकालें हम? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जा रही है, जब उसको अपना काम बताना है, जब उनको बताना है कि इस प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर किया, दलित पिछड़ों और आदिवासी लोगों के लिए क्या इन्होंने काम किया, तब उनको मंदिर और मस्जिद। प्रश्न मुझसे है, मुझे लगता संभवतः ये जी प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला इनका नाम। प्रेम शुक्ला जी आपसे प्रश्न था। हाँ, ये उत्तर कोई और दे रहा था, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ। माफ कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनसंघ के समय से जो स्वीकृत भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं हैं उसमें से है। और अयोध्या काशी मथुरा का भव्य दिव्य निर्माण हो, सनातन गौरव पुनर्प्रस्थापित हो और ये विकास के कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, समाज व्यवस्था को प्रबल किया जाए, भारत के ऐतिहासिक गौरव को, आध्यात्मिक गौरव को पुनर्जागृत किया जाए, ऐसा अगर यदि प्रयास किया जाता है तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। अयोध्या संविधान के दायरे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारा जो है संकल्प था, उसकी पूर्णाहुति का यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। काशी विश्वेश्वर में जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम बना, यह औरंगजेब द्वारा काशी के कलंकित किए जाने के काल से लेकर आज तक काशी के गौरव को पुनर्प्रस्थापित करने का एक विलंबित कार्य था, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। मथुरा में भी इसी तरह का जो है अद्भुत कृष्ण की परंपरा को, भगवान कृष्ण की परंपरा को, मथुरा वृंदावन की प्रेम की परंपरा को, सनातन प्रेम की परंपरा को गौरवान्वित करने वाला कार्य जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। तो ये आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। संकेत है आशुतोष जी, बिल्कुल साफ है।
पहले उप मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री। नहीं, मुझे लग रहा है कि निश्चित- आज ही एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष जी के लिए सवाल है। हाँ हाँ जी, तो आज ही काशी विश्वनाथ के मंदिर के जो महंत हैं उन्होंने बोला कि काशी साधना की जगह है, साधन की जगह नहीं है। और ये उस बारे बोला कि ये सरकार जो है काशी विश्वनाथ का उद्घाटन कर रही है। तो वो साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी साधन की तरीके से इन धार्मिक स्थलों को यूज कर रही है। इस समय जब चुनाव के समय इनको अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए था कि कितने बेरोजगार यहाँ पर हैं, कितने इन्होंने नए अपने काम किए, समाजवादी पार्टी के अलावा इन्होंने क्या काम किया अपना, कौन सी चीजों का शिलान्यास किया और कौन सी चीजों का उद्घाटन किया। तब वो एक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश की इस 24 करोड़ की जनता को इन सब के जो मंसूबे हैं पता है। ये हर बार इसी तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा करके विकास की बातें, गरीबों की बातें हटा के ये आपस में लड़ाने का काम करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब ये धार्मिक जनता उन्माद इसमें फंसने वाली नहीं है। जैसे जैसे चुनाव निकट आता है वैसे ही काशी विश्वनाथ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या सब कुछ याद आ जाता है। देखिए, धार्मिक उन्माद वह होता है जो प्रभु रामलला के मंदिर को विध्वंस करने के लिए आतंकवादी भेज दे। धार्मिक उन्माद वह होता है जो संकट मोचन मंदिर पर बम फोड़ने वाले आतंकवादियों के लिए सियासी लाभ पाने के लिए खड़े हो जाए। 15 आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाए और कोर्ट उनमें से 4 आतंकवादियों को मृत्यु दंड दे। तो सिर्फ आप जो है सियासी कारणों से धर्मांधता के नाते ये काम करते हैं। हमारे आध्यात्मिक गौरव को पुनर्प्रस्थापित करना और विकास कार्यों की आप बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी इधर CMI का आंकड़ा है जी। कि श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में 17.5% था, जो आज 4.1% है। आप कह रहे हैं विकास की बात पूछ रहे हैं जी, पूरा जी। सपा और बसपा दोनों के गठबंधन में जी, विकास कुल के मिलाकर आंकड़ों जो को है लेकर के 450 किलोमीटर सड़क बनी। चर्चा करने के लिए हमें एक भारतीय जनता पार्टी के अलग से पूरी डिबेट आयोजित करनी पड़ेगी। बट फिलहाल ये दिलचस्प बात है कि आज खुद योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन की बात को उठाया है। ये आगे कहां जाता है इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष वर्मा जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सवाल पब्लिक का।